आज का पहला प्रश्न है, संगमकालीन कोरकई पेरिप्लस में कॉलची बंदरगाह जो समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था, निम्नलिखित में से किस संगमकालीन राज्य के अंतर्गत आता था? चोल, पांड्य, चेर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आपने किताब का नाम सुना होगा। किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में संगमकालीन बहुत सारे बंदरगाहों का जिक्र मिलता है। तो इसमें एक जिक्र कॉलची नामक बंदरगाह का है, और कॉलची जो है कोरकई बंदरगाह है। तो पेरिप्लस में जो कॉलची है यानी कोरकई बंदरगाह है, ये पांड्यों का बंदरगाह था। इसके अलावा पांड्यों का एक बंदरगाह और है जिसका नाम है शालियूर। तो शालियूर बंदरगाह का भी जिक्र इसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का बी, यानी पांड्यों का बंदरगाह है ये। दूसरा प्रश्न है आपका, संगमकालीन चेर राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? मदुरै, उरैयूर, करयूर, पोहार। संगमकालीन चेर राज्य में आधुनिक केरल और तमिलनाडु का अंश सम्मिलित था। इसकी राजधानी बांजी या फिर करयूर थी। इसका एक नाम बांजी है या फिर इसको करयूर के नाम से भी जाना जाता था। और तोंडी जो है, तोंडी इनकी सेकंड राजधानी थी। पहली राजधानी तो इनकी बांजी या करयूर थी, और तोंडी जो है इनकी दूसरी राजधानी बनी है। मदुरै की बात करें तो मदुरै जो है पांड्यों की राजधानी थी। वहीं उरैयूर जो है, उरैयूर बंदरगाह था और ये चोल राज्य का बंदरगाह था, यानी ये चोल का बंदरगाह था। पोहार या कावेरी पत्तनम जो है ये चोल राज्य की राजधानी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी, करयूर। चौथा प्रश्न है आपका, संगमकालीन राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इसे कहा जाता था इरादू, मां तथा बेली, कुडमे या इरय, उल्गू या शुंगम। संगमकालीन राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इसे कुडमे या इरय कहा जाता था। इसे कुडमे या इरय कहा जाता था। मां तथा बेली की बात करें तो देखिए, ये दोनों संगमकालीन भूमि माप की इकाइयां थी, यानी ये भूमाप की इकाइयां हैं। वहीं इरादू जो है बलपूर्वक प्राप्त किया गया उपहार है, यानी ये उपहार है, बलपूर्वक प्राप्त किया हुआ उपहार है। उल्गू या शुंगम जो है ये संगमकालीन पथकर और सीमा शुल्क हैं, यानी ये सीमा शुल्क आप कह सकते हैं, सीमा शुल्क या फिर पथकर हैं ये। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी, कुडमे या इरय। चौथा प्रश्न है आपका, संगमकालीन भूमि के प्रकार तथा उनकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में भूमि है, सूची 2 में उसकी विशेषता बताई गई है। मरुदम, देखिए संगम काल में 5 प्रकार की भूमि देखने को मिलती है, जिसमें मरुदम जो है ये उपजाऊ कृषि भूभाग है। वहीं इसके बाद आपका नंबर आता है पाले। पाले रेगिस्तानी भाग था, यानी रेगिस्तानी भूभाग को पाले कहा गया था। इसके बाद अगला आता है इसमें मुल्लय। देखिए मुल्लय जो है पशुपालकों की अधिकता वाला प्रदेश था। उसके बाद आता है यहां पर नेथल। नेथल का मतलब है जो समुद्रवर्ती क्षेत्र है, तो उसको नेथल कहा जाता था। इसमें एक और रह गया है, उसका नाम है कुरिंची। 5 प्रकार की भूमि मैंने बताई है, 5 में एक प्रकार की भूमि जो है कुरिंची और है। कुरिंची का मतलब होता है कि यहां पर ज्वार, धान, चीड़, बांस, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर अच्छी खासी फसल की पैदावार होती हो, ऐसी जगह को कुरिंची कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर होगा आपका चौथे का ए। 5वां प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित दर्शन पर विचार कीजिए। पहला है बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। अगला है यह दर्शन नितांत कर्मवादी है, जहां कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं में है। अगला है यह दर्शन अनात्मवादी है, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। देखिए बौद्ध धर्म की विशेषताएं यहां पर बताई गई हैं। तो पहली बात तो यह है कि बौद्ध दर्शन जो है क्षणिकवादी है। दूसरी बात यह है कि यह दर्शन नितांत कर्मवादी है, जहां कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है।
देखिए यह दर्शन जो है अनात्मवादी है, अर्थात ये आत्मा को नहीं मानता है किंतु गुणों के पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ये भी सही है। इसके अलावा जो बौद्ध दर्शन है वो अनीश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। तो ये तीनों ही विशेषताएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 5वें का डी, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य प्रश्नोत्तर शैली में है? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, बी तथा सी दोनों। देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है और इस त्रिपिटक में ये तीनों ही जो हैं ये शामिल हैं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये तीनों ही शामिल हैं। इसकी भाषा जो है पाली है। तो इसमें से केवल जो अभिधम्म पिटक है ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति के अवसर पर की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला। वहीं सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उद्देश्य संग्रहित हैं और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ के दैनिक जीवन के जो आचार विचार के नियम है वो संग्रहित हैं। 7वां प्रश्न है आपका, विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, वसुबंधु। विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की थी, यानी इसकी स्थापना जो है मैत्रेयनाथ ने की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का बी वाला। देखिए यह मत जो है चित्त अथवा विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानता है, इसी कारण इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग तथा आचार पर बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? गुर्जरा अभिलेख, एरगुडी अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, मस्की अभिलेख। देखिए जो मस्की अभिलेख है तो मस्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है और इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख में भी उसका नाम अशोक देखने को मिलता है। भाब्रू या वैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है और इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का जिक्र है। ये भाब्रू अभिलेख की बात हो रही है। वहीं जो एरगुडी अभिलेख है इसकी लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं और दाएं से बाएं यहां पर देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जा सकता है? सांची लघु स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, रुम्मनदेई स्तंभ लेख। देखिए अशोक का जो रुम्मनदेई स्तंभ लेख है जो कि नेपाल के तराई में पड़ता है, तो अशोक के रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें उसके द्वारा माफ किए गए धार्मिक कर, बलि और भूमि कर को घटाकर 1/4 भाग किए जाने का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का डी वाला, रुम्मनदेई स्तंभ लेख। 10वां प्रश्न है आपका, मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में रूप दर्शक होता था? टकसाल का प्रमुख अधिकारी, सिक्कों की जांच करने वाला प्रमुख अधिकारी, मंडल का प्रमुख अधिकारी, जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। वहीं टकसाल का जो प्रमुख अधिकारी है ये 100 वर्णिक होता था, इसको 100 वर्णिक कहा जाता था। मंडल के प्रमुख अधिकारी को प्रदेष्टा कहा जाता था। जिले एवं सड़क निर्माण का जो प्रमुख अधिकारी है इसको एग्नोनोमोई बोला जाता था। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर एग्नोनोमोई। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा 10वें का पी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखिए आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये सीरीज बंद करने वाला हूँ और बंद करने का एक रीज़न ये है, हम इस बार प्लान कर रहे हैं कि जैसे आपकी मैं यूपीएससी को लेकर जो मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उसी तरह से जनवरी के आसपास मैं प्रीलिम्स के लिए, यानी कि जो आपका यूपीएससी के अलावा जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स है
या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स है या जो भी स्टेट के प्रीलिम्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी जाए। और वो टेस्ट सीरीज भी जो होगी वो किसी ना किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज होगी, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ही होगी। तो हम ये प्लान कर रहे हैं। अब आप लोगों की जैसी मर्जी हो, आप कमेंट में बता दीजिए। क्योंकि क्या है कि आप लोग रेगुलर में ये वीडियो आ रहा है, इसको वीडियो को आप देखते भी नहीं है, और आपकी इस वीडियो की वजह से जो आपकी यूपीएससी वाली जो सीरीज है मॉक टेस्ट वाली, वो भी रुकी हुई है। अगर ये वीडियो मॉर्निंग में आना बंद हो जाएगा तो मैं यूपीएससी वाली सीरीज पर फोकस कर पाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आप में से अधिकांश लोगों को उसकी ज़रूरत भी है। तो आप अपना जैसा विचार हो आप कमेंट में बता दीजिए, उसी अनुरूप मैं जल्दी से जल्दी कार्य स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।